हेलो दोस्तों, वेलकम टू सब कुछ टेक्निकल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ शुरू है, आपको मालूम ही होगा, जिसका नाम है हम है कैपेबल। इस सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने रखना और लोगों को इंस्पायर करना। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम आज बात करने वाले हैं जिनको आप जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, जिनका नाम है दानिश महाजन सर। दानिश महाजन सर डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है और वो रेडियो उड़ान के फाउंडर भी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दानिश सर से बात। मिलते हैं वीडियो के बाद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं कैपेबल के इस चौथे एपिसोड में। आज हम जिनसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं उनका नाम है दानिश महाजन सर। इनसे इंटरेक्ट करने से पहले बस थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं उनका देना चाहूंगा। दानिश सर जब 14 साल की उम्र के थे उस वक्त उनको दृष्टिदोष हो गया कुछ कारणों से, जो हम आगे चलकर इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कई सारे ऑपरेशंस किए गए उनकी विजन को रिकवर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद ब्लाइंड स्कूल ऑफ लुधियाना में उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट हुआ। फिलहाल वो रेडियो उड़ान के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी है। साथ ही साथ उड़ान फाउंडेशन के भी ये चीफ ट्रस्टी है। इसके अलावा उन्होंने रेडियो उड़ान के माध्यम से या फिर उस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें मैट्रिमोनियल मीट, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स आज तक वो लेते आए हैं। हम इस इंटरेक्शन में इनफैक्ट इस इन सब के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। उनके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल किया, किस तरह से आगे बढ़े, सक्सेस ग्राफ को किस तरह से हाई लेकर गए, ताकि इनकी इस जर्नी से हमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो आगे का इंटरेक्शन आगे के इंटरेक्शन के लिए ओवर टू राहुल। धन्यवाद संतोष। और नमस्कार सभी व्यूवर्स को, और बहुत बहुत स्वागत है दानिश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे लिए एक ऑनर है, क्योंकि बदलता दौर में हम आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए सुनते आ रहे हैं, और आज हमें आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या खुशी होगी। सो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोगों का कैंपेन बहुत अच्छा है और हमेशा से यही हम सबकी कोशिश रहती है कि एक दूसरे के माध्यम से जितने लोगों को हम जागरूक कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो फर्स्टली तो हम आपके लाइफ जर्नी के बारे में बातें करेंगे। और जैसे कि हमें आपने बताया था कि 14वीं साल में आपकी विजन इम्पेयरमेंट होनी शुरू हो गई। सो वो किस कॉज से हुई, और उसके बाद आपने विजुअली इम्पेयरमेंट को किस प्रकार से टैकल किया, हम जानने में बहुत उत्सुक है सर। तो बेसिकली मेरे फादर को भी प्रॉब्लम थी आई साइट की, तो वहीं से मुझे भी आई। तो मुझे हेरिडिटी प्रॉब्लम थी और मैं पठानकोट, पंजाब में पठानकोट के पास एक गांव है, वहां रहता हूँ। तो वहाँ अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे फादर साहब को प्रॉब्लम थी आइस की, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये पार्शियल ब्लाइंड कैटेगरी में आता है या क्या है। तो उन्होंने अपनी जो लाइफ एज एन नॉन डिसेबल्ड ही बिताई। तो जब मेरे में ये आया तो मेरे केस में भी सेम अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे को काफी बहुत बड़ी स्पेक्स लगी हुई थी, तो मेरे घर वालों को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि छोटी उम्र में इतनी मोटी स्पेक्स लगी है। तो उन्होंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि इनके छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, एक छोटी सी सर्जरी होगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरी सर्जरी की, और वो जो सर्जरी थी वो उन्होंने गलत कर दी। तो उन्होंने मेरे जो रेटिना है उसको कट कर दिया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सर्जरी मेरी ब्लाइंडनेस शुरू हुई।
तो ये सर्जरी मेरी हुई थी जब मैं 8-9 साल का था, फिर 4-5 साल अमृतसर में ट्रीटमेंट करवाई। तो 14 साल की उम्र में मैं ब्लाइंड हो गया था। तो जब ब्लाइंड हुआ था तो अवेयरनेस नहीं थी, और घर वालों को ही नहीं थी। मेरे 8वीं के पेपर थे, तो तब उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया। आई क्राइड फॉर दैट। तो तब नहीं था। फिर 4 साल मुझे आगे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हम पढ़ लिख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। वो सभी लोगों की कहानी की तरह मेरी भी कहानी सेम है कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अकेला ही हूँ इस दुनिया में, जो दिखाई नहीं देता। तो वो जो एज होती है 14-15 साल की, तब हम क्रिकेट खेलते हैं, पूरा पैशन होता है, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, तो वो सारा होल्ट हो गया। लेकिन ठीक है, मैंने फिर घर में रहा, चैलेंजेस आए जैसे सबको आते हैं। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू गो फॉर स्टडी। तो लेकिन स्टडी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो मीनवाइल मैंने अपनी शॉप शुरू की थी कॉस्मेटिक की। तो वो मैं कर रहा था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था, थोड़ा मिंगल हुआ था। तो उसके बाद फिर मुझे आइडिया आया था कि अपने डॉक्टर से ही बात करते हैं कि वो शायद कुछ बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे स्कूल होते हैं। उन्होंने अमृतसर का एड्रेस दिया, अमृतसर गया। उन्होंने बोला कि आप लुधियाना जाएं। तो वहां से फिर लुधियाना गया, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। जी। और फिर एक मतलब बीच में अगर ब्लाइंडनेस हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है, क्योंकि जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनको मतलब एक बचपन से ही माँ बाप ने वगैरह सब कुछ सिखा दिया रहता है, और पता नहीं रहता है कि हम देखना क्या रहता है। लेकिन आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, उसके बावजूद भी मतलब फिर ब्लाइंडनेस हुई और सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। सो जाहिर सी बात है कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो फिर ब्लाइंड स्कूल में आप इनरोल हुए लुधियाना में। तो वहां से आपकी जर्नी कैसे रही फिर? जब मैं लुधियाना गया ब्लाइंड स्कूल में, तो लोगों ने ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट था, एक कॉमन धारणा थी सब में कि जो ब्लाइंड लोगों की जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत तेज होती है। तो जो भी मिलता था वो ये कहता था कि भाई वहां तो बहुत तेज होंगे, थोड़ा बच के रहना, ध्यान से। और घर बार मैं कभी रहा नहीं था हॉस्टल में, पहली बार था मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और लुधियाना मेरे घर से काफी दूर था। तो घर वालों को था कि ये कैसे इंडिविजुअली मैनेज करेगा। तो लेकिन मैंने ब्लाइंडनेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए मुझे कोई बड़ा मेंटली चैलेंज नहीं आया, कोई साइकोलॉजिकल चैलेंज नहीं आया। क्योंकि मुझे पता था कि अब ठीक नहीं होना, तो आई हैव टू लिव माई लाइफ नो लाइक दिस ओनली। तो आगे मुझे गेन ही करना है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज नाउ। जो मेरे पास था वो मैंने खो दिया, अब मेरे पास अचीव करने को ही था। तो मैं गया वहां पे थोड़ा सा डर डर के कि पता नहीं कैसा एटमोसफेयर हो गया, मैं कैसे, मैंने घर वालों को तो नहीं बोला, क्योंकि उनको बोलता तो वो वापस ले आते। क्योंकि घर में मेरे फादर साहब की तो डेथ हो गई थी बहुत पहले ही, तब मैं 8 साल का ही था, तो 8-9 साल का था। तो हम दो सिस्टर थी और मम्मी और मैं, 4 लोग ही थे। तो ऑब्वियसली मैं अकेला था कमाने के लिए। तो मेरे को ये था कि वहां जाके कुछ करना है। तो वहां मैं गया, लेकिन वहां जाके मेरा ये कंसेप्ट चेंज हो गया। मैंने देखा कि ये सही नहीं है कि सबकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। हर तरह के बच्चे होते हैं। देर आर सर्टन पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, देर आर एवरेज पीपल, दे आर बिलो एवरेज पीपल। तो वहाँ थोड़ा सा उनको समझा मैंने। तो वहां से मेरी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही, बहुत अच्छा लगा। वहां मैंने जाते ही चेस खेलनी सीखी, ब्रेल सीखी, पढ़ना सीखा। और टू बी वेरी फ्रैंकली, मेरी क्लास में मेरे कंपटीशन का तो कोई था नहीं। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। तो उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। और मैं और जो सेकंड जो बच्चा आता था हमारी क्लास में, हम दोनों के बीच में लगभग 150 या पौने 2 मार्क्स 200 मार्क्स का फर्क रहता था। अगर 800 में से मेरे 700 है तो सामने वाले के 550 होते थे। तो दूर दूर तक हमारा कोई वो नहीं था। तो दैट गेव मी ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वहां मैंने बहुत सीखा। फिर मैंने जिस लड़के से पहली बार चेस सीखी, चेस में पहले खेलता था जब मैं नॉन डिसेबल्ड था, तो ये ब्लाइंड बोर्ड पे जब मैंने खेलनी सीखी तो मैंने पहली गेम ही उसको हराई।
तो ये धीरे धीरे चलता गया, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था स्कूल में। फिर वो एक नए तरह की जिंदगी थी, एक सेकंड वर्ल्ड था। सारे ब्लाइंड है, इंडिपेंडेंटली हम कर रहे हैं, नॉन डिसेबल की तरह नहीं है कि थोड़ा बच के रहो, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। तो वहां तो हमें पूरी फ्रीडम होती है। तो वो दैट चेंज्ड माय लाइफ। सो जाहिर सी बात है कि आप स्टडी में भी अच्छे थे, सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था आपके लिए, तो आप आगे की एजुकेशन लेकर एक अच्छी खासी जॉब ले सकते थे, या फिर अपना कुछ बिजनेस कर सकते थे जो आपको अच्छा खासा पैसा दे सके। लेकिन ये ना करते हुए आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का सोचा। सो ये सोच कहाँ से पैदा हुई और उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैं जॉब करता हूँ। हाँ हाँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पंजाब मंडी बोर्ड में एज ए क्लरिकल जॉब है मेरी। तो जो रेडियो उड़ान मैंने एस्टेब्लिश किया है, वो हमने एक सोशल कॉज, वो वॉलेंटरली हम अपनी पॉकेट से चलाते हैं। तो वो मेरा कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो अपने यस घर यस। को चलाने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पंजाब मंडी बोर्ड पठानकोट में ही। तो यस यस सर। मैं लुधियाना में जब था, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मैं मिला था, और मैं चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता था। मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स थी। तो कुछ बहुत अच्छे दोस्तों के साथ साथ हो गया था। वहाँ हम आपस में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है वो भी करते थे। तो वो करते करते जब मैंने 2 ढाई साल तो वहां मैं बिल्कुल चुप रहा, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करता था, बोलता नहीं था। क्या गलत है, क्या सही है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता था। कभी भी अपना व्यू पॉइंट नहीं देता था। तो जब 3 सालों में लगभग मैंने देखा कि अब मेरी गिरफ्त, अब मेरी जो पकड़ है वो अब सबके ऊपर है, फिर मैंने बोलना शुरू किया। जब मुझे लगा कि अब मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा, अब मेरे अंदर पावर है, अब मैं चीजें बदल सकता हूँ। तो पहले 3 साल मैं सहता भी रहा, सुनता भी रहा और चुप रहा, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया। 3 साल के बाद फिर जब मुझे लगा कि अब मैं इस एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से घुल गया हूँ, टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ, तो उस 3 साल के बाद मैंने अपने जो जो भी डिसीजन थे वो लेने शुरू किए। उस दौरान कई चीजें होती थी। बहुत सारे जो स्पेशल स्कूल्स है वहाँ 10th के बाद म्यूजिक हमें पकड़ा दिया जाता है, चाहे हमें आता हो चाहे नहीं आता हो। तो कुछ बच्चे होते हैं जो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते मेरे जैसे। तो म्यूजिक में आई वॉज वेरी बैड। लेकिन मुझे कहा गया कि तुम्हें लेना है, तो हमने बोला हमने नहीं लेना। तो इस तरह से हमने वहां से एक मूवमेंट शुरू किया। हमने स्कूल में हमने चेंज करवाया कि भाई जिसको जो लेना उसको वो फैसिलिटी दी जाए। अगर आपके पास ज्यादा टीचर नहीं, कम से कम 1-2 सब्जेक्ट की ऑप्शन तो दी जाए। उसके अलावा फिर नॉर्मल जो चलता था सबके साथ होता है, खाने पीने को लेके, छोटी छोटी बातों, जो मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं है, तो वो चलता रहता है। जब हम एक फैमिली में रहते हैं, कई इश्यूज आते हैं, तो हमने वहां पे शुरू किया। लेकिन 3-4 साल बाद फिर मुझे लगा कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 2-3 चीजों को लेके है। कि एक तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी अपना प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम जाएं अपनी बात रख सकें। तो मीडिया हमें कवर करती नहीं थी, आज भी बहुत कम यस। करती है, लेकिन अभी चेंज हुआ है काफी, लेकिन तब तो करती नहीं थी। एनजीओ वाले एक दूसरे की बारे में बात नहीं करते, एक दूसरों के घोटालों को छुपाते हैं, यस। क्योंकि सारे ही एक दूसरे जैसे होते हैं। तो कोई न्यूट्रल वॉइस चाहिए जो इनको एक्सपोज कर सके, इनको थोड़ा सा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला सके। एट द सेम टाइम जो एनजीओ बहुत अच्छा कर रही है उनके कॉजेज को प्रमोट किया जाए। जो अच्छा काम करते हैं वो तो सामने आते यस। ही नहीं है, वो तो चुपचाप करते रहते हैं। तो उनके बारे में भी लोगों को बताना, एक इंडिविजुअल आवाज देना। अभी मैं हमने 2014 में सबसे पहले मैंने बदलता दौर शुरू किया था। उसके बाद आप लोग कर रहे हो, कई लोग हैं जो इंटरव्यू वाला हमारे बाद जिसने शुरू किया, उनको कॉन्फिडेंस मिला, हाँ हम कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक टेक सिटी का शो शुरू किया था 2014 में। उसके बाद हजारों ट्यूटोरियल बना रहे, हर बंदा ट्यूटोरियल बना रहा है। डिसेबिलिटी न्यूज का शो हमने शुरू किया, उसके बाद कई लोगों ने शुरू किए न्यूज देनी। तो ये कई चीजें हमने की जो हमारे बाद एक रेवोल्यूशन आई।
तो ये सारी चीजें हमारे यस पास यस जो मीडिया कवर नहीं करती थी, एक बड़ा इशू था, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ये एक बड़ा इशू था, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज ले सके कोई, पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, वो एक इशू था। फिर हमारे जो लोग थे वो इतने इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं कहता कि सारे बहुत इंटेलिजेंट है, बट वी हैव ग्रेट पीपल, उनको कभी भी मौका नहीं दिया जाता डिस्कशंस में, जबकि उनकी एक्सपर्टीज है डिसेबिलिटी मैटर्स पे बोलने की, वो नहीं था, उनको यस मौका नहीं मिलता था। फिर अपना एनजीओ वाले वो बता ही दिया मैंने, सब मिले हुए थे, अगर किसी एनजीओ में किसी लड़की के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है तो उसको दबा दिया जाता था कि अगर बाहर आ गया तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी। तो ऐसे उनका कोई साथ नहीं देता था और सारे मिल जाते थे, उस बच्ची को डराते थे। इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगा कि एक न्यूट्रल वॉइस होनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि व्हाट कैन बी द बेस्ट। तो हमें लगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो ऑफलाइन रेडियो है उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वो हमारी रीच में था यस नहीं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट रेडियो आने वाले टाइम में प्रचलित होने वाले ही थे, और अभी उसको लेके फिर हमने ये रेडियो सोचा कि शुरू किया जाए। तो फिर हमने मिलके इस रेडियो को एस्टेब्लिश किया, और हम सक्सेसफुल भी रहे जो हमने सोचा था। यस सर, बहुत बहुत सक्सेसफुल हो चुका है रेडियो उड़ान। डिसेबिलिटी फील्ड में देश के कोने कोने में आजकल सुना जा रहा है रेडियो उड़ान को, और इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग एम्पावर हो रहे हैं, और साइटेड लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएशन का जो काम है वो भी रेडियो उड़ान द्वारा जारी है। और बदलता दौर जैसे प्रोग्राम्स के द्वारा भी बहुत इंटेलिजेंट लोग जो कि बड़े बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी देने का जो काम आप कर रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है। या फिर अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स अरेंज करना, मैट्रिमोनियल मीट्स अरेंज करना, या फिर डिसेबल लोगों के राइट्स के लिए काम करना, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं। सो ये जो आपने काम किए हैं वो क्या क्या काम है, और इन काम करने के दौरान आपकी जर्नी कैसी रही है? जब मैं कहता हूँ कि हम, मतलब मैंने किए हैं, जो आपने किए, इसका मतलब है हमारी पूरी टीम ने मिलके किए हैं। यस यस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, मेरे को क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्वालिटी से फर्क पड़ता है। मैं पैसे दे के व्यूज बढ़वा लूं, जो जबरदस्ती शेयर करके लोगों को सुनवाओ, उससे क्या फायदा? वो उनका इंटरेस्ट नहीं है आपको सुनने में, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे शो को कोई 300 या 500 लोग या 200 लोग भी सुन रहे हैं अब अपनी मर्जी से, तो वो मेरे लिए बिगेस्ट रिवॉर्ड है। दे आर नॉट पेड लिसनर्स, तो इसलिए मेरा फोकस नहीं है। मेरे को यस सर। 200 बंदा सुन ले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 200 बंदों का अगर आप प्रोग्राम करो कहीं फिजिकल में, तो आपको 2-3 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, ज्यादा चाहिए। और यहाँ हर हफ्ते आपको लोग सुनते हैं 200-300 लोग, और कम से कम जो मेरे शो को रेडियो और यूट्यूब के मिला के 1100-1200 लोग एवरेज सुनते हैं। तो इट मीन्स कि कुछ है उसमें, राइट? तो लोग वो मिलता नहीं है कहीं यस और सर। से कंटेंट में। हमने मेट्रो मनी मीट करवाई, उड़ान आइडल करवाया हमने, जो रियलिटी शो, हमने डिबेट करवाई प्रोफेशनली। तो हमने उड़ान आइडल सिंगिंग कंपटीशन करवाए 3 सीजन, हमने डिबेट्स करवाई, हम मैट्रिमोनी मीट करवाई, और गवर्नमेंट, हम एनजीओ और गवर्नमेंट पर एज ए प्रेशर ग्रुप काम करते ही करते हैं। जो जर्नी है वो इंस्पायरिंग है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की हमें है, कि जो कम्युनिटी के लिए, जो कम्युनिटी को एम्पावर कर सके, जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी के लिए, तो हर वो चीज हम करते हैं। एक चीज और होती है कि जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। हम तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम तो अपनी पॉकेट से चलाते हैं ना, हमारे पास फंडिंग होती है। और हमने एक ये भी
साबित किया है कि अगर आपके पास फंडिंग नहीं हो, आपके पास पैशन हो, तब भी आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें पैसों से होती हैं। अब कई लोगों को वही तो मांगने, सर, वही 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 ठीक एक है, बहुत इंस्पायरिंग है कि अपने मतलब पर्सनल लेवल पर ही सब कुछ इतना किया है, बाकी किसी मतलब डोनेशंस नहीं सीख किया अपने कहीं पर, कई ना लोग कुछ कंपनी नहीं की करते लेकिन CSRs फिर को भी अप्रोच। डोनेशन मांगते रहे। हम नहीं करते, पैसा मांग, वही तो एनजीओ से पैसे लेंगे उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट से पैसे वही तो लेंगे उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, और इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप, अगर आपको ऑनलाइन किसी को पढ़ाना तो आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें आप पैसों के बिना कर सकते हो अगर पैशन में हो। एक चीज हमने वो की कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर सकते हो। जरूरत है पैशन और डिटर्मिनेशन की। टू, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ये डिसेबिलिटी कम्युनिटी में चर्चा रहती थी कि डिसेबिलिटी सेक्टर में यंग लोग नहीं आ रहे एक बड़े लेवल पे काम करने के लिए। उस अवधारणा को भी हमने चेंज किया। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप नहीं किया, लेकिन हमने हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जहाँ लीडर बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के ख्वाब देखते रहते हैं कि हमें उसकी मेंबरशिप मिल जाए, उसकी मेंबरशिप। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको किसी की मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, आप अपने दम पे भी कर सकते हैं अगर वाकई आप में कुछ करने की चाहत है, अगर आप में कन्विक्शन है तो इंटरनेट रेडियो को अगर आपने जिंदा रखना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहना पड़ेगा ताकि लोग आपके साथ जुड़े। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जो और जगह अवेलेबल नहीं है तो लोग आपको सुने। तो इसलिए हम ये सारे कंपटीशन करवाते रहते हैं, लेकिन हम करवाते वही हैं जिसकी कम्युनिटी को जरूरत हो। तो यस सर। हमारा उड़ान आइडल काफी फेमस हुआ, फर्स्ट वो इंडिया में पहली बार हुए थे। मैट्रोमनी मीट में मैंने इंडिविजुअल तौर पे और अपनी टीम के साथ मिलकर हमने 11 लोगों की शादियां करवाई है। लेकिन लेकिन मैट्रोमनी मीट करवाने का हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहां लड़के लड़कियां आए, आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को वेरीफाई करें, उनकी डिटेल उसको बात करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने कितनी शादियां करवा दी। तो मैट्रोमनी मीट करवाने का उद्देश्य शादी करवाना हमारा है ही नहीं, और हो भी नहीं सकता बिल्कुल किसी का, क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत पर्सनल होता है। और इसमें अब कोई बंदा मणिपुर से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, मैं पंजाब में आ रहा हूँ, मैं कैसे किसी के बारे में किसी को बता सकता हूँ? आई कैनॉट वेरीफाई देयर डिटेल। तो हम सिर्फ उसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमने जर्नी शुरू की थी 1000 लिसनर से, आज हम लगभग 40-50 हजार लिसनर के आसपास है महीने में। तो जर्नी बहुत अच्छी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चैलेंजेस भी आते रहते हैं, बट ओवरऑल बहुत मजा आता है क्योंकि ये हमारा पैशन है। तो पैशन जिस चीज का हो उसमें मजा आपको आता ही आता है। यस सर, बिल्कुल। और हाँ सर, एक मैट्रिमोनी मीट के बारे में भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरत है आज मतलब हर जगह पर इतने सारे डिसेबल्ड या विजुअली इम्पेयर्ड लोग या मिल नहीं पाते, तो आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। बट ये जो जरूरत है ना, ये हम लोगों ने खुद बनाई हुई है, क्योंकि हम ब्लाइंड को पार्शल चाहिए, पार्शल को साइटेड चाहिए। मीटिंग उसमें जो हम करवाते हैं उसमें भी यही रहता है और उसके बाहर भी यही रहता है। तो उसके बहुत ज्यादा, जब तक हम लोग अपना और अपनी फैमिली का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने नहीं है इसके। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब क्योंकि हम हम 25 साल हम के होते हैं तब हम सोचते हैं कि यार अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी पार्शल को ढूंढ लेते हैं। फिर हम 29 तक आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि एक आधा साल हमारे पास और है। फिर हम 32-33 के हो जाते हैं, फिर सोचते हैं यार अब हम कोई डिवोर्स ही देख लेते हैं। फिर हम जब 35 में आते हैं फिर सोचते हैं यार गलती की, ब्लाइंड से कर लेना चाहिए था। फिर जब हम 35 में आते हैं तब हमें ब्लाइंड भी नहीं मिलता, तो फिर हम अकेले रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों केसेस में ऐसा चीजें होती हैं। तो डिसेबिलिटी शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी शुड बी अ क्राइटेरिया। बट ठीक है, इट इज
मैं ये भी नहीं कहता कि जो पार्शल ढूंढते हैं ये उनकी कोई गलती है। तो ये शादी में हर किसी की अपनी चॉइस होनी चाहिए। हर किसी को राइट है कि वो किससे शादी करना चाहता है, पार्शल से करना चाहता है, नॉन डिसेबल्ड से करना, ये उसका प्रेरोगेटिव है। लेकिन यस यस। माइंडसेट बदलने की जरूरत है। नहीं सर, अगर मतलब हाँ सच कह रहे हैं आप, क्योंकि हम खुद ब्लाइंड है, हम सब सारी चीजें करने के लिए कैपेबल है, हमारे पास जॉब है, हम खुद सारी चीजें खुद कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोचना चाहिए कि अगर वो ब्लाइंड है, टोटली है, पार्शली, उसके बजाय कि जो हमारा पार्टनर होगा वो सारी चीजें अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली कर सके, ऐसी सोच होनी चाहिए, बल्कि पार्शली या साइटेड होनी चाहिए। आप यही दर्शाना चाह रहे हैं? राइट। यस सर। और एक बात है सर, मतलब डिसेबिलिटी फील्ड में अवेयरनेस को लेकर, एक्सेसिबिलिटी की। सो एक्सेसिबिलिटी के बात अगर की जाए तो यूरोप हो गया, फिर यूएस वगैरह हो गया, तो वहाँ पर स्पेशल एक्ट्स वगैरह है एक्सेसिबिलिटी को कंप्लाई करने के लिए, और अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पर काम भी कर रही है। सो आप वहाँ पर गवर्नमेंट पर कुछ प्रेशराइज करने के लिए या फिर अपने लेवल पर कुछ कर रहे हो आपकी, ताकि एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए? कल 20 मई को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे भी था, तो उसकी भी सबको मुबारकें। और आपने एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। पहले यूरोप यस सर। मजा फॉरेन और इंडिया में एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस, फॉरेन में भी एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है, इंडिया में भी बहुत हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम है। ये यस कहना सर। बहुत गलत है कि फॉरेन में प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस प्रॉब्लम साल है एक, ही नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको, डिटेल में बता रहा हाँ हूँ इसके यस ऊपर। सर। यस सर। वहाँ दो तीन चीजों में फर्क है। नंबर एक कि वहाँ की जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है, जो रोड एक्सेसिबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी है, वो हमसे बहुत बेटर है। ठीक है, तो उसमें यस हमारा कंपैरिजन नहीं है। वहाँ और यहाँ में फर्क है। वहाँ टेक्नोलॉजी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। जैसे इंडिया में अमेजोन फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे आपको गिनती की एक आधी चीज स्टॉकिंग मिलेगी। वहां पर अलग से जो उनका अमेजोन है अमेरिका का, आप सर्च करो, हर चीज मिलेगी वहां पे। और अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव वेबसाइट है भी है तो वो महंगी बहुत है। तो वहाँ रेट अफोर्डेबिलिटी है। दूसरा, वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी है। मतलब यूनिटी इन द सेंस कि अगर सपोज एक्सेसिबिलिटी का इशू है अमेरिका में, तो वहाँ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पर्सनल जो एजेंडा है भूल जाएंगे। उनसे उनको कोई नहीं लेना देना, वो सिर्फ बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी पे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। और लोगों को यूरोप में अब लोगों को समझ आ रही है। अगर एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम अमेरिका में नहीं होती या यूरोप में नहीं होती, तो ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे उन्होंने स्टार्ट किया है। तो फिर तो हमें यस सर। करना चाहिए था। इट मीन्स कि वहां प्रॉब्लम थी, यस एक्सेसिबिलिटी सर, को लोग प्रॉब्लम तो समझते थी। हैं, थी और है। या अभी हमारी टीम में एक लड़की अमेरिका काम करती थी, तो वहां पे चीजें पहले एक्सेसिबल थी, बाद में इनएक्सेसिबल हो गई। तो उसने कंप्लेन की, चीजें इनएक्सेसिबल हो गई हैं, तो बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम खुद का हमारा एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक हमें लगता है कि बाहर सब कुछ बढ़िया, लेकिन इतना है नहीं। प्रॉब्लम वहां भी है, माइंडसेट की यहाँ भी है। यहाँ एक तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी पता ही नहीं है क्या होती है। हमारी कंपनी वालों को भी ज्यादातर एक एक को पकड़ के समझाना पड़ता है। यस। एक को हम समझाते हैं, वो कर देता है, अगली बार उसकी ट्रांसफर हो जाती है, नया बंदा आ जाता है, फिर इनएक्सेसिबल हो जाता है, फिर उसको पकड़ो। और यहाँ हमारे यहाँ हर कोई एक्सेसिबिलिटी एक्टिविस्ट है। तो हर बंदा ही अपने आप पे, अब इंडिया में एक्सेसिबिलिटी की कंडीशन बहुत पुअर है। लेकिन जब कोई अवार्ड्स की बारी आ गई तो हर बार 10 से 12 चैंपियन निकलते हैं जो एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं वो आज तक नहीं समझ आया। वो हमें तो कुछ मिला नहीं कि एक्सेसिबिलिटी की है।
ये मैं हमेशा मानता हूँ कि जो डिसेबिलिटी है वो, उसको मैं हमेशा कहता हूँ इनएक्सेसिबिलिटी इज डिसेबिलिटी। अगर चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी तो कोई डिसेबल रहेगा ही नहीं, तो वी कैन डू इक्वली। तो यस सर। तो ये गवर्नमेंट को इस पे करना। अभी एक वेब एम की रिपोर्ट आई है, पूरे वर्ल्ड वाइड 200 कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया गया। उसमें से पाया गया कि 1 मिलियन यानी 10 लाख वेबसाइट में से 9,80,000 वेबसाइट के जो होम पेज में किसी ना किसी तरह की कंप्लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो WCAG 2.0 को नहीं मानता है। और 70% वेबसाइट के होम पेज पे कॉमन एरर्स हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है। अभी कोविड चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम लोग कोविड को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेसिबल ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं सकते, तो उससे वो हमारे लिए कोई यूजफुल ही नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी पे काम होना बहुत जरूरी है। हम अपने लेवल पे लोगों को, मैं लगातार जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, डिस्कशंस होती है, हम करते रहते हैं, गवर्नमेंट से बात करते रहते हैं। गवर्नमेंट के इज गवर्नमेंट सीरियस, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, वो दे आर नॉट वेरी मच, हाँ वो मतलब बहुत बड़ा इशू इसको नहीं मानते हैं, पब्लिकली बेशक कहते हो, लेकिन उनकी अगर प्रायोरिटी होती तो दे माइट हैव टेकन ग्रेट स्टेप्स, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और गवर्नमेंट जिन लोगों को वाकई जो एक्सेसिबिलिटी पे काम करे उनको प्रोजेक्ट देती नहीं है, अपने चमचों को प्रोजेक्ट दे देती है, जिनको नॉलेज नहीं होती है, और उसमें कुल मिला के हमारा नुकसान होता है। तो राइट टाइम पे राइट लोगों के साथ जो नेगोशिएशन की कमी आ रही है, और हम भी इंडिविजुअल सारे स्कैटर्ड हैं। एक एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स का इंडिया में ग्रुप होना चाहिए, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स हो, जिनको नॉलेज है, हर कोई नहीं, कि वो दे मस्ट सबमिट सम रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, टू द प्राइवेट पीपल, और उन्हें और हम सारे ब्लाइंड लोगों को या डिसेबल लोगों को एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जितना जितना कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, इट इज देयर ड्यूटी। क्योंकि कोर्ट में लगा दो, कोर्ट में वो लगा दो, आप जाके पिल डाल दो, क्या होगा? चलता रहेगा केस 5 साल 7 साल 10 साल, तब तक क्या करोगे आप? कुछ नहीं। गवर्नमेंट हीट है, वही मतलब एक कंपनीज को अपने आप में समझ आना चाहिए, कंपनीज हो या आएगी, गवर्नमेंट्स आई हो, थिंक कि अभी एक अभी आनी शुरू हुई है, वही अब इस पे बात होनी शुरू हुई है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को हम हमारे लोग ज्यादा यूज करना शुरू करेंगे, इस चीजों को समझेंगे, तो जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बताया गया भाई ये एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेलवे को बताया गया कि ये एक्सेसिव, तो धीरे धीरे उन लोगों को समझ आ रहा है। तो आने वाले अब जो यंगस्टर हैं जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आगे आना है, तो उनके कोई कोर्सेज में भी एक्सेसिबिलिटी पे बात होती है, वो ट्विटर वगैरह पे भी पढ़ते रहते हैं, तो सेंसिटाइजेशन अब हो रही है। मेरे को लगता है आने वाले 4-5 सालों में काफी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। यस सर बिल्कुल। और आगे मैं भी कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा हूँ अभी, मतलब अशोक यूनिवर्सिटी वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटीज है, और वहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ उसको। वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़कर मेरा भी यही मकसद है कि जो साइंस मैथमेटिक्स वगैरह है वो हमारे लिए कैसे एक्सेसिबल किया जाए, जो कि आईस्टेम वगैरह फिलहाल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पर उसमें। सो मेरा भी एक मकसद है कि उस एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन मेरा रहे। एब्सोल्युटली, हम सबका होना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो सर आगे मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी तरफ से या फिर रेडियो उड़ान की तरफ से कुछ फ्यूचर प्लान्स वगैरह है? एक चीज मैं और बताऊं, हमारे प्लेस बहुत हिट हुए हैं अवेयरनेस को लेके। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे प्ले होते थे पहले, सिर्फ हमारी ब्रेल को दिखा दिया जाता था, जहाँ सिर्फ हारमोनियम, कोई इशू नहीं बताते थे।
तो उसको हमने चेंज किया है। हमारे मैट्रिमोनी से रिलेटेड प्ले हो, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से लेके, वो देशों विदेशों में बहुत जगह चलाए जाते हैं। तो उन प्ले एक अच्छा माध्यम होता है, उसमें लोग बोर नहीं होते, एक स्टोरी होती है, तो आप एक स्टोरी के माध्यम से कॉमेडी करते हो, एक्शन करते हो। यस सर। आई और थिंक मतलब एक स्टोरी से हमारी बात पहुंचाई जा रही है। जी, एक मिनट। यस सर। तो मेरे को लगता है कि प्ले एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों को अवेयर करने का। उसमें स्टोरी होती है, कॉमेडी होती है, पूरे इमोशंस होते हैं, आप अपने इशू पे बात करते हो और लोगों को सुनने में मजा आता है। तो मेरा एक नई मुसीबत एक कॉमेडी प्ले है, इम्तिहान हर मोड पे, जज्बा है, तो ये सारे यूट्यूब पे है और बहुत सारी नेबरिंग कंट्री के लोग भी इसको चलाते हैं। अभी हमारा एहसास आया था लेटेस्ट, तो वो उसको आगे करना, हम रीजनल लैंग्वेज में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, किया भी था और आगे उसको और बढ़ाना चाहते हैं। और अभी हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, इसी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, इसको रीजनल लैंग्वेज में एक्सपेंड करना चाहते हैं और क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं। तो काम देखो इस फील्ड में बहुत है, यस जितना करें उतना कम है, यस लेकिन सर। अभी जो और हम कर रहे हैं उससे स्टिक रहना चाहते हैं। यस सर, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही करे, जो करे उसमें अच्छा करे। एब्सोल्युटली नहीं, बहुत यस काम है हमारे पास। एक शो को बनाने में एक दिन लगता है, 28 शो हमारे आते हैं। तो यस सर। हमें अपना घर भी देखना है, ये वॉलेंटरली है, जॉब भी करनी है और रेडियो पे शो भी बनाने हैं साथ साथ के साइमल्टेनियसली। जो हमारे प्लेज होते हैं वो देखने हैं और प्रोजेक्ट होते हैं। हमने 6 नेशनल कन्वेंशन करवाई हैं हर साल, एक वो देखने का। अलग अलग स्टेट में जाके हम करवाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर देख लिया और करवा लिया, हर स्टेट में जाते हैं। तो हर साल एक वहाँ का अरेंजमेंट करना, वहाँ से लोगों से बातें करनी, उसको ऑर्गेनाइज करना नेशनल लेवल पे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसी को हम अच्छे से थोड़ा कर लें तो मुझे लगता है काफी है। तो मेरा एक ये भी क्वेश्चन है सर कि जर्नलिज्म एज अ करियर बहुत बड़े पैमाने पर ब्लाइंड लोगों के द्वारा चुना नहीं जा रहा है, तो उनके लिए आपकी कोई एडवाइस, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए जर्नलिज्म फील्ड में? सो ये भी हमारे सुनने वालों के लिए आपकी अगर कोई एडवाइस रहेगी तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जर्नलिज्म में जो जाना चाहते हैं, एक तो मैं, कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है जो भी, आपके अंदर हम्म। स्किल्स बहुत बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर स्किल्स। आपको अपनी क्योंकि जब आप ऐसी स्ट्रीम में जाते हो जहाँ पहले से बहुत कंपटीशन है, तो आपको कुछ उन लोगों से एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा। यू नीड टू शो सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। अपॉर्चुनिटी बहुत है आजकल। फॉरगेट अबाउट दिस मेन स्ट्रीम मीडिया। आप अपने चैनल रन कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, शेखर गुप्ता जैसे, जिन्होंने द प्रिंट शुरू किया इंडियन एक्सप्रेस से हटके, बरखा दत्त ने शुरू किया। तो आप अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो, न्यूज कंपनी कर सकते हो, खुद मास्टर बन सकते हो, टीम हायर कर सकते हो। प्रिंट मीडिया में आप जो जॉब जॉब कर सकते हो। प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन में आपके पास थोड़े चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ठीक है वहाँ थोड़ी अप्रोच भी चलती है और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज भी हैं और इतनी सेंसिटिविटी इंडिया में अभी है नहीं। तो धीरे धीरे वो होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। हर फील्ड आजकल इतनी वास्ट फील्ड है, तो आपको अगर आप में पैशन है तो आप कर सकते हो, प्रिंट मीडिया में जा सकते हो, इंडिविजुअल काम कर सकते हो। कई चैनल्स आप और चैनल्स बहुत है आजकल इंडिया में, हर जगह ट्राई कर सकते हो। तो फ्रीलांस कर सकते हो, फ्रीलांस जर्नलिज्म कर सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। द ओनली थिंग, यू शुड हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज। यू शुड हैव यू नो यू शुड बी मास्टर ऑफ योर स्किल्स। और ये किसी भी प्रोफेशन के लिए है। अगर यस सर। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, जॉब आपके पीछे भागेंगी। अभी
Yes. एक इंटरव्यू की थी मैंने थोड़े दिन पहले पूना से, अमित शिरदर की, मिसान फाउंडेशन हम्म, के हेड है, तो उनके साथ मैंने काम करना। फिर मैंने 2-3 और लोगों की इंटरव्यू की जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करते थे। उसके बाद मैंने ये पाया कि हमारे पास अभी भी मेरे पास 30-35 पोस्ट हैं प्राइवेट, अच्छी सैलरी है, हम्म। लेकिन हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो फिर क्या करें, मतलब स्किलफुल कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं स्किलफुल तो। कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो क्या करोगे? जॉब है लेकिन स्किलफुल कैंडिडेट नहीं है। हम्म, अब तो हम जॉब, हम कहते हैं जॉब नहीं है मार्केट में, जो हम जॉब को देखते हैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, हम प्राइवेट को कंसीडर नहीं करते। प्राइवेट तो स्किल आने वाला जो टाइम है, सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं, गवर्नमेंट जॉब कम हो जाएंगी, तो अगले आने वाले टाइम में आपको स्किलफुल होना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो मैं सबसे यही कहूंगा, एक, इंश्योर एक्सेसिबिलिटी अराउंड योर सेल्फ, बी, मेक योर सेल्फ skillful. If you are skillful, you have lot of opportunities. यस सर, मतलब किसी भी फील्ड में हम क्या कर नहीं सकते, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हम देखेंगे तो हर बहुत फील्ड सारे में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हर अपने आप फील्ड मिल में जाएंगे। ऐसी कुछ जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां आप कुछ नहीं कर सकते। यस सर, बिल्कुल। और सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है अभी कि जो कि साइटेड लोग रहते हैं, जिनकी माइंडसेट मतलब अभी भी इतना कुछ हम कर रहे हैं, हर कोई हर फील्ड में सक्सेसफुल है, मतलब ऐसी कोई फील्ड नहीं रही कि जहाँ विजुअली इम्पेयर्ड लोग सक्सेसफुल नहीं है, फिर भी मतलब एक लोग वहां तक पहुंचे नहीं है। तो हम इस माध्यम से जो कि सक्सेसफुल लोग हैं या कुछ कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में से, उनको पहुंचा रहे हैं। सो उन साइटेड लोगों के लिए क्या मतलब आपका कहना रहेगा? जो हम लोग कर रहे हैं वो नंबर बहुत कम है। इंडिया यस। में लगभग 135-40 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और जो यस हम सर। लोग कर रहे हैं वो बहुत कम नंबर में है। 500, 1000, 2000, 5000, वो 0.1% भी नहीं है। और तो हम उतरे, हमारा जो पेट्रियाटिक माइंडसेट है, जो विचारधारा है पुरानी, तो इतनी जल्दी नहीं जाती है। वो तभी जाएगी जब लोग, अगर 5 लोग ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्लाइंड, एट द सेम टाइम 10 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कुछ नहीं करते अब और हमारी इमेज को खराब कर देते हैं, जो कर रहे हैं उनकी इमेज को भी खराब कर देते हैं। तो हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो भी एक्शन रिएक्शन है वो हमारी पूरी कम्युनिटी को इम्पेक्ट करेगा। अगर आप अपने ऑफिस में या स्कूल में कहीं भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आगे हजारों लोगों को अवेयर करेगा कि भैया मैंने एक ब्लाइंड देखा था, वो बहुत अच्छा टैलेंटेड था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। एट द सेम टाइम, अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो, वो भी हजारों लोगों को एक नेगेटिव इमेज देगा कि नहीं, ये नहीं कर सकते। तो हम इमेज तभी चेंज कर सकते हैं जब हम कुछ करके दिखाए। आजकल थ्योरेटिकल कोई नहीं मानता, प्रैक्टिकल का जमाना है। यस। जब लोग आपको अब मैं हूं, मेरे गांव में कोई भी इंग्लिश की लेटर लिखनी होती है, मुझे मैं ही लिखता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, टेलीफोन सेक्टर में अगर कोई कंप्लेन करनी है किसी की भी, ब्लाइंड तो मैं अकेला ही हूँ, 2 लोग हैं ब्लाइंड इस पूरे एरिया में, वो मैं करता हूँ। बैंकिंग से जो ट्रांसफर करने हैं पैसे अपने ताए चाचों के, अपने भाइयों के, उनके बिजनेस से रिलेटेड, वो मैं करता हूँ। तो यहाँ मुझे कोई ब्लाइंड कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो यस। ये आपको दिखान, मेरे गांव में आप आओगे तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ मेरे कोई ब्लाइंड की तरह ट्रीट करता है। वो बोलते हैं हरामी है साला, ऐसे, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो यस यस। तो आपको, यू नीड टू परफॉर्म। आपको लोगों को ये विश्वास देना पड़ेगा कि हम कर, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप करोगे तो अपने आप लोगों की जो इमेज है चेंज होती जाएगी। आपको, जब आप कुछ जबरदस्ती करके दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो वो भी कई बार कारगर सिद्ध नहीं होता।
तो इम्पोर्टेंट थिंग अपने में स्किल और परफॉर्म करो जो कर सकते हो। जब आप लोग आपको देखेंगे चीजें करते हो कि ये भी हमारी तरह ही कर रहे हैं, हमारी तरह ही प्रोडक्टिव है, तो अपने आप चीजें चेंज होंगी। अब उनकी गलती नहीं है, वो सब पिछले 100 सालों से बेचारों ने यही देखा है फिल्मों में कि ब्लाइंड भिखारी होते हैं, वो डोनेशन मांगते रहते हैं एनजीओ वाले। अब उनका क्या कसूर है, वो धीरे धीरे जाएगा, माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो अभी हमने काफी जॉब्स मिली हैं, एजुकेशन में लोग बच्चे हमारे साथ तो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो पिछले 10 सालों में तो बहुत चेंज आया है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज आया यस है, सर। और होपफुली आगे बहुत आएगा। मीडिया में भी खबरें रहती है, मीडिया भी थोड़ा सा, प्रिंट मीडिया, टीवी वाले तो बेकार है, प्रिंट मीडिया काफी सेंसिटाइज हुआ है। यस। तो कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब काफी कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और मुझे लगता है 5-10 सालों में आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा उनको फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव, और लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होगा, हो रहा है, होगा भी। यस सर, बिल्कुल, मतलब अच्छी चीजें हो रही है, और लोग अपनी कैपेबिलिटीज को साबित कर भी रहे हैं, और जो देखने वाले हैं वो मान भी रहे हैं कि यस, ये भी कर सकते हैं, और आगे जाकर भी फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। बिल्कुल। तो अब हम हमारी इंटरेक्शन की लास्ट क्वेश्चन पर आए हैं सर। अगर हम देखें तो आपकी ही स्टोरी एक अपने आप में इंस्पायरिंग है। बीच में ही ब्लाइंड होना, या फिर 4 साल एक मेंटल लेवल पर अपने आप से ही जूझना, और वहां से आगे बढ़ना, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग करना, और उसमें भी अगर देखें तो बहुत सारे स्ट्रगल्स को झेल कर आगे बढ़ना। सो अपने आप में ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, लेकिन लोगों की अपनी भी एक इंस्पिरेशन रहती है, रोल मॉडल्स रहते हैं। तो आपके इंस्पिरेशन या रोल मॉडल कौन है? नहीं, हमारे रोल मॉडल तो लुई ब्रेल साहब ही है। Yes. लुई ब्रेल जी है, हेलन केलर है, अब्दुल कलाम साहब है। जब भी हम लुई ब्रेल जी की स्टोरी को पढ़ते हैं, या हेलन केलर जी को पढ़ते हैं, तब लगता है कि यार इन्होंने इतना कुछ किया है, मतलब उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था तब ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस सर। और यस। कलाम साहब का जो व्यक्तित्व है, उनको उनकी जो विंग्स ऑफ फायर को, जो उनकी बायोग्राफी पढ़ के आपकी, मतलब यू फील सो प्राउड ऑफ दैट पर्सन। कैसे, कितनी सिंपलिसिटी थी, कितने हाई मुकाम तक पहुंचे। तो इन पर्टिकुलर तो मैं इन लोगों को ही मानता हूँ। बाकी मैंने खुद से बहुत मेहनत की है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जब मैं 4 साल घर में था, तो मेरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल जीरो हो गया था। जो मैं यस 7वीं सर। तक मैं फर्स्ट अपने स्कूल में ब्रिलियंट था, लेकिन वो जो 4 साल में ब्लाइंड होने के बाद घर आ, मुझे इवन शहर को सिटी कहते हैं इंग्लिश में, मैं ये भी भूल गया था। वो कुछ आता ही नहीं था, बिल्कुल खाली दिमाग हो गया था। फिर वहाँ 8वीं में जब मैं गया, तब मैं 8वीं में गया तो मैं 18 साल का था। तो मेरी क्लास के बच्चे मुझे अंकल अंकल कहते थे। तो क्योंकि मेरी हाइट भी ज्यादा है, और मैं इतनी 18-19 साल में 8वीं में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर मेहनत बहुत की है, और तब शायद उसी का रिजल्ट है। तभी मैं सबको कहता हूँ कि अपने ऊपर मेहनत करो, स्किलफुल बनाओ अपने आप को, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। तो ये है, हमने मेहनत मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं आया। आप जब घर रहते हो तो आपका जो टच टूट जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। 10th के बाद मैंने मेरिट में आया था, तो मैं आगे पढ़ना चाहता था। मेरे टीचर्स के साथ बहुत लड़ाई हुई, वो चाहते थे कि मैं प्रोफेसर बनूं, और मैं भी बनना चाहता था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, तो मुझे डी क्लास जॉब लेनी पड़ी एट दैट टाइम, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगेन आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ता है अपने आप को, कि कई चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। वो बाद में हिस्ट्री जज करती है कि गलत था या सही था, वो अलग बात है।
तो चैलेंजेस आए, लेकिन अगेन मैं वही बोलूंगा कि मेहनत करो अपने आप पे, अपने आप को स्किलफुल बनाओ। यस सर, बिल्कुल। मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जितनी हो सके मेहनत करके नए नए मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। बल्कि हम में क्या कमी है या फिर क्या नहीं है, ये देखने के बजाय हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, और जितनी हो सके ज्यादा मेहनत करें और स्किल्स अर्जित करें, तभी जाकर कुछ होगा। ये एक मैसेज हमें और हमारे सुनने वालों को आपसे मिला है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें आपकी स्टोरी से और लाइफ जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। हमें और हमारे सुनने वालों को आपने इंस्पायर किया है। सो थैंक यू सो मच अगेन। तो आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहां तक इंस्पायरिंग जर्नी आपने कहा था मेरी लाइफ की, तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और हम सब ब्लाइंड लोगों की, मुझे लगता है ये सारे चैलेंज जो मैंने फेस किए हैं, 90% ब्लाइंड वो फेस करते हैं। तो हम सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं मिली जुली रहती है, तो इसमें कुछ नहीं है कि मैं बहुत इंस्पायरिंग है। बट ठीक है, वो हमारी थोड़े चैलेंजेस सबके सेम रहते हैं। बाकी सौरभ ने अप्रोच किया था, थैंक यू सो मच। संतोष, आपकी पूरी टीम का, दीपक, राहुल, कि आपने मौका दिया। तो हमेशा आप लोगों से बात करके, कम्युनिटी से बात करके मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और यहाँ तक आपने अगर देखा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई सुझाव हो तो हम तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।